देखो अपन ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इधर देखो 8 चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। इतने पेज हैं इतने। इसके पहले अपन एक काम करेंगे, सुनो, ये अपना मतलब ज़्यादा दिन चलेगा ये चैप्टर। इसके इसके इसको शुरू करने से पहले जो इको वो है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन, तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन का मंडे को एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होगा बस। इज क्लियर। तो हमारा एक न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम, डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसका डेफिनेशन लिखिए डिजीज का, लिखिए एन इलनेस ऑफ द बॉडी। डिजीज का डेफिनेशन लिखिए एन इलनेस ऑफ द बॉडी। वो चैप्टर खत्म हो गया था वहां पे, अब नया चैप्टर एक दो पेज छोड़ के स्टार्ट कर दो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखो, एन इलनेस ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन, एन इलनेस ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन और प्लांट्स। मतलब कि जो हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन के अलावा कोई भी यदि ड्रॉबैक हैं, चाहे वो ह्यूमंस में हो चाहे वो प्लांट्स में हो, हमारा किसके अंदर आएगा, डिजीज का। जैसे मान लीजिए कि हमारी नॉर्मली आंखें, नॉर्मल हमारा आंखों का रेंज है, काम कर रहा है, लेकिन यदि आंखों का काम करना सही नहीं है तो भी डिजीज है। जैसे नॉर्मली अपने लोगों का दिमाग काम करता है, लेकिन दिमाग यदि सही से काम नहीं कर रहा तो भी वो डिजीज है। मतलब डिजीज का अच्छे बताओ कि जैसे फीवर है, तो फीवर डिजीज है कि नहीं? बुखार कैसे कर रही हो? अच्छी बात है फीवर आना। अरे मतलब पूछ रहा हूँ डिजीज है कि नहीं, अच्छी बात बुरी बात मत बताओ। फीवर डिजीज है कि नहीं, मतलब बुखार है कि बीमारी है कि नहीं? तो फिर क्या है, वो बीमारी का सिम्टम्स होते हैं। क्लियर। चलो, तो जैसे मान लो, तो बीमारी क्या है, जैसे मैंने बोला कि जैसे मान लो किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को पोलियो हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, डिजीज। और जो डिजीज होती हैं तो इसका डेफिनेशन क्या बताया कि इलनेस, मतलब कि किसी भी चीज, हमारी जो बॉडी का नॉर्मल काम है ना, नॉर्मल काम यदि हमारी बॉडी नहीं कर रही तो वो क्या हो जाता है, डिजीज। अब किस वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल काम नहीं कर रही, तो सबसे पहले अपने को डिजीज के बाद एक और डेफिनेशन देखेंगे, हेल्थ। क्या देखेंगे, हेल्थ। तो देखो हेल्थ क्या होता है, समझना मेरी बात। हेल्थ की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, तो कोई बताएगा? हेल्थ की डेफिनेशन हम बोलेंगे मेंटली, फिजिकली एंड सोशियली फिट। यदि अपन मेंटली, फिजिकली और सोशियली फिट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, हेल्थ। क्लियर। जैसे मान लो अपन लोग ये बताएं कि जैसे कोई विकलांग है ना, और वो एकदम सही है, पैदा से ही विकलांग है, तो क्या वो फिजिकली फिट है? नहीं है, मतलब वो हेल्दी नहीं है। क्लियर। जैसे मान लो कोई, मतलब कोई ऐसा क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, मतलब उसका दिमाग हमेशा क्रिमिनल टाइप का सोचता है, तो क्या फिट है? नहीं है, हेल्दी नहीं है। जैसे मान लो कि अपन लोग को भूलने की बीमारी है, जैसे मैंने बोला यार पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन करके लाना, अरे सर पेट दुख रहा था किए नहीं, तो ये क्या है, फिट? मैंने बोला जैसे कल टेस्ट है, बच्चों का मुंह बन गया, मतलब वो हेल्दी। क्लियर हुआ। तो मतलब हेल्थ मतलब कि देखो अपना मेंटली, मतलब दिमाग सही से काम होना चाहिए। नॉर्मली हम चीजों को भूलते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए, तो वो क्या होता है, मेंटली। मतलब कि ज्यादा जैसे टेंशन ले लेते हैं। और एक चीज, जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई घर में तो बहुत दुखी हो गए, तो नहीं होना चाहिए ऐसे। मान लो अपने को बहुत बड़ा खजाना मिल गया, करोड़ों अरबों रुपए का, तो अपन बहुत खुश हो गए, तो भी, हाँ वही है। हाँ वो मेंटली में ही आएंगे। क्लियर। ठीक। और जैसे मान लो कि अपने को, मतलब ये मान लो कि अपने को हर केस में नॉर्मल बने रहना है, तो वो हमारा किस में आएगा, हेल्थ के अंदर आएगा। क्लियर। अब जैसे मान लो फिजिकली, मतलब कि जिस तरह से जो एवोल्यूशन हुआ है, जैसी हमारी बॉडी है, यदि ऐसी नॉर्मल बॉडी है तो हो जाएगा क्या,
फिजिकली फिट, यदि आपके जैसे फिंगर एक एक्स्ट्रा आ गया तो भी वो फिट में नहीं आएगा, और कुछ चीजें कम है तो भी नहीं आएगा, जैसे म्यूटेशन हो गया ऐसे करके, तो ये हो गया फिजिकली। मतलब हमारी बॉडी एक नॉर्मल काम करना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा फिजिकली। सोशली मतलब कैसे, जैसे मान लो किसी कॉलोनी में कोई इंसान है जो दारू पी के डेली आके कॉलोनी में गलत अपशब्द का उपयोग करता है, तो उसको समाज क्या एक्सेप्ट करती है, समाज के नजरों में वो कैसा हो जाता है, पापी प्रकृति का इंसान, ठीक है, तो उसको क्या होगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हेल्थ के लिए अपने को याद रखना है कि मेंटली, फिजिकली और सोशली, मेंटली यानी कि दिमाग नॉर्मल होना चाहिए, फिजिकली यानी बॉडी नॉर्मल होना चाहिए, और सोशली यानी कि वो इंसान सामाजिक होना चाहिए, मतलब समाज उसको एक्सेप्ट करे। अच्छा ये बताओ, एक मेरा क्वेश्चन है कि समाज हमसे है कि हम समाज से हैं? पहले एक दूसरा क्वेश्चन, मान लो तुमको उठा के किसी ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पूरा 100 किलोमीटर तक कोई इंसान ही नहीं है, लेकिन वहां फैसिलिटी हर एक चीज है, तुमको काजू कतरी चाहिए ये आ गई, एसी, और मतलब हर थिएटर सब कुछ है, लेकिन वहां पे सिर्फ तुम ही इंसान हो और कोई नहीं है, तो क्या तुम वहां पे रह पाओगी? एक ही इंसान है, ठीक है, तो वो एक क्या है, अब समझना मेरी बात, जो मैं मतलब कोई एक आंसर देगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम समाज से हैं या समाज हमसे है? हमसे, सब लोग यही बोल रहे हो? हाँ हमसे समाज है, हमसे समाज है, हमसे समाज है। कुछ नहीं, हम लोगों से समाज है, हमसे समाज है। हमसे समाज है कि समाज से हम हैं? बेस्ड होना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब ये बताओ, जैसे मान लो एक समाज है, वहां पे 200 लोग हैं, कितने लोग हैं? अब अपन ने वहां पे, हम भी थे, वहां से हम चले गए, तो क्या वो समाज चला गया? हम अकेले वहां से निकल गए तो क्या समाज चला गया? नहीं गया, मतलब कि उस कंडीशन में हम समाज के भाग नहीं हैं, ठीक है, लेकिन समाज का कुछ नहीं हुआ, हुआ क्या, तो क्या है कि हम समाज से नहीं हैं, मतलब सॉरी, हमसे समाज नहीं है, हम समाज से हैं, लेकिन वहां पे 199 लोग हैं और अपन लोग जाके वहां पे मिल गए, तो हम समाज में आ गए ना, तो समाज हमसे है कि हम समाज से हैं? हम, हमसे मतलब निकल जाओ ना तुम, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे सारे लोग की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं। मतलब तो सब आ जाता है, मतलब यदि क्वेश्चन आएगा तो सीधी सी बात ये याद रखना कि हम समाज से हैं, ना कि समाज। मतलब फिर भी यदि मान लो ऐसा कभी लॉजिकली जैसे अपन पूछे तो पता होना चाहिए ना, तो क्या होगा इसका, समाज से हम हैं, ठीक है, हमारे एक के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला, जो पूरा समाज है वही रहेगा, क्लियर। और हरकतें सारी ऐसी होनी चाहिए कि समाज हमको एक्सेप्ट करे, नहीं तो ऐसा, ठीक है, तो ये हो गया। एक और हेल्थ की डेफिनेशन लिखो, फ्रेश, अच्छा रुक दे, फिजिकली मेंटली सोशली फिट इज कॉल्ड डिजीज, वो हेल्थ, ठीक है, इसको डब्ल्यू एच ओ ने 1948 को वैलिड किया था कि यही है हेल्थ की डेफिनेशन, यही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब 1948 को बताया था कि समाज के वो हेल्थ यानी स्वास्थ्य की डेफिनेशन यही होता है। एक और लिखो, हेल्थ की डेफिनेशन कभी कभी मिल सकती है, लिखो, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, फ्रूट फल, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर गुड, फ्रेश फूड, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आर गुड, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आर गुड
फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि मैंने डिजीज की डेफिनेशन क्या लिखवाया था, इलनेस ऑफ द बॉडी और प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के लिए दोनों में कोई मतलब डैमेज ना हो, वो हमारा क्या होगा, मतलब यदि डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, डिजीज। मतलब डिजीज मतलब प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल में भी हो सकता है। तो मैंने एनिमल का तो बता दिया कि हमारा मेंटली, सोशली, और जैसे क्या होता है, मान लो समाज में कोई एक कुत्ता है, कभी कभी कुत्ता समाज में पागल हो जाता है, होता है ना, काटने लगता है सबको। तो जो जैसे हाथी पागल हो गया, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, तुम लोग देखे नहीं क्या, अरे होते हैं मूवी वूवी में, देखो हाथी पागल होकर पूरा साउथ की मूवी में कबाड़ा मचा देता है। अरे बाहुबली में नहीं देखे थे, तो पागल ही तो हो जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि एनिमल्स का इनका कुछ भी डैमेज हो गया तो वो डिजीज में आ जाएंगे, और यदि ये सब चीजें नॉर्मल है तो हेल्थ में होगा। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, यदि प्लांट की सब्जी और फ्रूट्स नॉर्मल है, जिनको हम यूज कर रहे हैं, उनमें कोई डिजीज नहीं है और उनको खाने से हमको प्रॉफिट होता है, तो वो क्या है, हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। क्लियर, मतलब हेल्दी फूड और वेजिटेबल को हम कैसे बोलेंगे ये हेल्दी है, तो उनको खाने से यदि अपने को क्या हो, प्रॉफिट हो। उनको खाने से, जैसे अपन सड़ी हुई चीज खा लेंगे तो प्रॉफिट होगा क्या, कभी ऐसा हुआ है कि केला थोड़ा थोड़ा सड़ा हो और मन कर रहा हो ऊपर ऊपर का खाए हो, जैसे मान लो दिस इज केला, अंदर इज काला काला, अंदर एक लाइन लाइन काला काला बन जाता है, ऐसे छील के ऊपर ऊपर, ऐसे कभी हुआ क्या, ऊपर ऊपर खा लिए और नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, अरे यार। अच्छा, बचपन में तो हुआ, बचपन में तो हुआ होगा ना, जैसे जैसे मान लो एक घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और घर में कितने 12 केले आए, अरे बचपन की बात कर रहा हूँ। अब केला केला तो खा लिए, उसके बाद उसके छिकला में कुछ बचा रहता है कभी तो हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। चलो, तो ये हो गया, हमको डिजीज और हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इनके लिए अपन कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, तो आ जाओ। विधि, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई, हेल्थ और डिजीज क्या है, चलो बढ़िया, आगे देखेंगे अपन। उसके बाद अब देखो मेरी बात सुनो, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डिजीज किस वजह से होती है, जो हमारे 12th के सिलेबस में है। तो हमारे 12th के सिलेबस में ये है कि जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस वजह से हमको डिजीज होती है, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी बाहर की ऐसी चीज जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट ना करे, उस वजह से हमारी बॉडी में कोई ना कोई इंजुरी, कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, जो किसके अंदर आएगा, डिजीज के अंदर आएगा। ये डेफिनेशन तुमको लिखी नहीं मिलेगी, इसको फील करना है। जैसे एग्जांपल समझो, अपन ने रोटी खाया, रोटी से हमको एनर्जी मिली, मतलब रोटी से हमको कोई डिजीज नहीं होगी, लेकिन धोखे से अपन कोई सड़ी हुई चीज खा लिया, उससे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले गए और उन बैक्टीरिया की वजह से हमको क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया, तो वो केस में हो जाएगा डिजीज में। मतलब दोनों केस सेम है, बाहर से कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, लेकिन एक से प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे से इन्फेक्शन हो रहा है, तो जिससे इन्फेक्शन हो रहा है वो डिजीज के अंदर आ जाएगा, जिससे प्रॉफिट हो रहा है वो हेल्थ में आ जाएगा। हेल्दी फ्रूट्स होते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब डिजीज में नॉर्मली हमारे चैप्टर में क्या है, बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, प्रोटोजोआ के वजह से, पैरासाइट के वजह से, इनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया ये बताओ फॉरेन बाहर से हमारी बॉडी में आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि अपने अंदर बनेगा। अब वो किसी भी माध्यम से जा सकता है। अपन किसी ऐसे प्लेस में चले गए जहाँ बहुत गंदगी है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में क्या होंगे, वायरस बैक्टीरिया बहुत सारे होंगे, तो वहाँ से चले गए। या कोई अपन सड़ी हुई चीज़ खा लिए, या जैसे मान लो खुला हुआ खाना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उसको खा लिए। या तो पानी पूरी, ये सारी चीज़ें है ना। या तो मतलब जैसे ये तो हो गए लिविंग वाली चीज़ें, लिविंग वाली ऐसी चीज़ें जिससे हमको डिजीज हो जाती है। कुछ नॉन लिविंग चीज़ें होती है जिससे अपने को डिजीज होती है। जैसे बताओ, एक आता है एग्जाम में, कोई बताएगा, मतलब वो नॉन लिविंग है। वायरस तो लिविंग है ना बेटा, यदि वायरस बाहर है तो नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर लिविंग होता है, दोनों कंडीशन होती है। बताओ जल्दी बताओ। अस्थमा, अस्थमा कैसे होता है,
डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं ना, डस्ट पार्टिकल कोले, तो डस्ट पार्टिकल नॉन लिविंग है और वो अंदर जाके हमारे लंग्स को जो एल्बुलाई है उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो ये चीजें हो गई नॉन लिविंग। मतलब अपने को ये समझ में आ गया कि कोई चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों से अपने को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो अब जैसे मान लो मैं एक एक चीज बताया कि मान लो अपने को मच्छर ने काटा, मच्छर ने अपने को काटा, मच्छर ने डंक में हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चीज डाल दिया जिससे हमको मलेरिया हो जाएगा। मच्छर ने स्पोरोजोइड, अभी अपन नाम लेंगे उसका, मतलब मच्छर ने जब अपने को काटा, नॉर्मली देखो मच्छर ने काटा, नॉर्मली कोई दूसरा कीड़ा भी काट दे तो वो दूसरे कीड़े के काटने से अपने को मलेरिया नहीं हुआ, लेकिन मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ। इसका मतलब यह है कि मच्छर के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्लियर हुआ? जैसे मान लो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को काट दिया, क्या वो बीमार पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में उसने ऐसा कुछ वहां पे इंजेक्ट नहीं किया कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट क्यों हंस रही? अरे बचपन में अपन ऐसे तो जीतते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये चीजें हो गई हमारी डिजीज, मतलब कि हमको डिजीज के अंदर अभी मैंने 3 चीजें सीखा, ये सारी चीजों को हम पूरे चैप्टर में रिलेट करेंगे। आज पहला चैप्टर इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल से बता रहे हैं। तो पहला मैंने डिजीज में क्या सीखा, यदि हमारी बॉडी सोशली, मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी इलनेस है, हमारी बॉडी में कोई भी कमजोरी है, हमारी बॉडी में कोई भी नॉर्मल चीज नहीं है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा? डिजीज के अंदर आएगा। कोई भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, वो चाहे दिक्कत आपकी जेनेटिकली हो या तो नॉर्मल बाहर से हो गई हो, टीबी में भी, तो डिजीज हो जाएगा। हेल्थ में सोशली, फिजिकली एंड मेंटली यदि फिट हैं तो होता है हेल्थ। डिजीज में मैंने बोला था इलनेस ऑफ एनिमल और प्लांट्स और एनिमल दोनों का जो इलनेस हो जाएगा तो डिजीज होगा। तो हम यहाँ पे फिर यदि एक और हेल्थ की डेफिनेशन बोलेंगे तो मैंने बोला फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट और कॉल्ड डिजीज। लेकिन यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में दिमाग होता है क्या? कौन बोला? प्लांट में दिमाग नहीं होता? होता है प्लांट में दिमाग। चलो प्लांट में देखो कैसे, मतलब अपन ऑब्जर्व नहीं, मतलब उसमें ऐसा ब्रेन तो पर्टिकुलर नहीं होता, लेकिन प्लांट्स में ऐसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, प्लांट में ऐसे कुछ, जैसे मान लो हाथ दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, जैसे मान लो कि इसके मतलब हाथ में यहाँ पे कोई ऐसे मतलब पेन वाले रिसेप्टर्स होंगे, पेन वाले नहीं, पेन वाले। मैंने ये ऐसे किया, हाँ हटा ना ये क्यों हटाई तुमने हाथ? दर्द हुआ ना? तो मतलब तुमको पता चला ना कि यहाँ से मतलब तुम्हारे ब्रेन में मैसेज गया और तुमने हाथ वहां से हटाया, मतलब हाथ में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, मोशन हुआ ना। ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ सनलाइट है, सूरजमुखी इधर घुमा हुआ है, लेकिन वो जैसे इसको इधर साइड सन लाएगा तो सूरजमुखी भी इधर घूम जाएगा। मतलब इसमें भी तो रिसेप्टर्स हैं। एक होता तुम लोगों ने देखा होगा प्लांट छुई मुई, टच मी नॉट, वो मतलब ऐसा ऐसा ऐसे उसकी पत्तियां रहती है, ऐसी ऐसी करो, ऐसे ऐसे उसकी पत्तियां रहती हैं, उसको टच मत करो, बस ऐसे थोड़ा सा उसके पास ले जाओगे, शर्मा जाओ ये, ठीक है। तो वो क्या होता है, इनमें प्लांट्स में भी रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर? अपन ऐसे पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं करते सकते कि यहाँ क्रेनियल बॉक्स में ब्रेन है, लेकिन उनमें भी तो अपने को देखो दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आ गई, एक प्लांट वाली भी है, एनिमल वाली भी। प्लांट वाली वो हेल्दी प्लांट होता है जिसको खाने से अपने को प्रॉफिट हो, अच्छी एनर्जी मिलती है, वो हमारा किस में आ जाएगा? प्लांट के लिए। क्लियर? अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे कैसे समझना, पहले फिर हम लिखवा देंगे। जैसे मैंने बोला कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया और जाते ही इन्फेक्शन नहीं करता, कुछ टाइम बाद इन्फेक्शन करता है, पहला केस। दूसरा, उस बैक्टीरिया से हमको कौन सी बीमारी होगी। तीसरा, वो कौन सा बैक्टीरिया है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो पहला हेडिंग फटाफट डाल दो, प्रोफाइलैक्सिस। पहला हेडिंग है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? जैसे मान लो कोई डिजीज हुई तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर रहे थे? मास्क और सैनिटाइजर, ये सब। तो ये सब क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस, मतलब रोग से बचाव के उपचार, ठीक है, या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो लिखो इसके अंदर, ट्रीटमेंट गिव और एक्शन टेकन, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट गिव, ट्रीटमेंट गिव और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिजीज,
प्रिवेंट डिजीज। नेक्स्ट लिख दीजिए एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। एक और है एटियोलॉजी। अभी अपन तीनों देखते हैं, क्लियर। इधर देखो, सबसे पहले यदि हमने क्या बोला, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो ये जो डिजीज वाला चैप्टर है पूरा टर्मिनोलॉजी में चलता है। हड्डी वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंट। ऑर्थो लिए ना, ऑर्थो वर्ड क्या है, टर्म है, क्या है, हमारे बॉडी में कहीं सूजन आ गया, गिर गए, मोच लग गई, सूजन आ गया, तो हम सूजन को क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। ये क्या है, टर्म। तो यहाँ पे हमको पूरे चैप्टर में क्या सीखना है, टर्मिनोलॉजी सीखना है, क्लियर। चलो तो देखो, जैसे मैंने क्या बोला, प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस क्या बताया मैंने, प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंशन, मतलब कि जैसे अपने को कोई डिजीज ना हो उसके लिए हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि डिजीज अपने को ना हो। एपिडेमियोलॉजी बहुत समझना, याद से ध्यान से देखना। एपिडेमियोलॉजी मतलब होता है फैक्टर जिस वजह से डिजीज हो रही है और वो कैसे स्प्रीड होगी, कैसे फैलती हमारी बॉडी में, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा बताओ, जैसे अपने को मच्छर ने काटा, काटा कि डंक मारा, जो भी है, मतलब समझ गए ना। मच्छर ने अपने को डंक मारा है, मच्छर ने काटा, जैसे हाथ में काटा, तो क्या हाथ में मलेरिया होगा? यदि मच्छर ने जैसे अपने को काटा तो मलेरिया क्या हाथ बस में होगा? नहीं, पूरी बॉडी में होगा। तो देखो, एक तो मच्छर ने जो काटा, तो जो उसके अंदर मच्छर ने जो डाला स्पोरोजोइट, अभी मैं बाद में सीखूंगा, उसकी स्टडी और वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उन दोनों की एक साथ स्टडी। हेलो, अपन ने पानी पिया, पानी पीने के साथ मान लो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस चला गया पेट में, तो क्या सिर्फ पेट में डिजीज होगी? तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस हमारी पेट में गया, तो उस बैक्टीरिया की स्टडी प्लस वो हमारी बॉडी में कैसे फैला, उन दोनों की एक साथ स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एपिडेमियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होता है, सिर्फ उस बैक्टीरिया की स्टडी। एटियोलॉजी क्या होगा, सिर्फ उस, तीनों चीज समझ में आ गया कि नहीं, तुमको नहीं आया? ये वाला यहाँ पे जैसे मच्छर ने जो काटा था, तो वो जो अंदर डाला सिर्फ उसकी स्टडी। हाँ, क्या चीज था वो, ठीक है, खाने वाली नहीं थी लेकिन, है ना, तो वो क्या था हमारा, एटियोलॉजी, क्लियर। मतलब स्टडी ऑफ कॉजेस, फैक्टर, है ना, जिसकी वजह से होता है। लिखो फटाफट डेफिनेशन, पहले लिखो, प्रोफाइलेक्सिस लिख लिया ना, एपिडेमियोलॉजी लिखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रीड, the scientific study of the spread, the scientific study of the spread and control of disease, and control of disease, the scientific study of the spread and control of disease, epidemiology। etiology लिखो, the scientific study of the, एटियोलॉजी में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द, एटियोलॉजी में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द causes of disease। इंक्यूबेशन पीरियड कौन बताएगा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो समझना इंक्यूबेशन पीरियड बताओ। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब समझो, जैसे मान लो अपने को मच्छर ने काटा, मच्छर क्यों ले रहे हैं, कोई और ले ले, नहीं मच्छर ही ले लो, ठीक है, मच्छर नॉर्मली सब लोग देखते हैं, जैसे कौन बोला सांप ले लो, ले आओ, कल ले आना 4-5, ठीक है।
चलो, जैसे मच्छर ने अपने को काटा, अपनी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइड डाला, स्पोरोजोइड आज अपनी बॉडी के अंदर गया, अब फिर इस स्पोरोजोइड से अपने को मलेरिया कितने टाइम बाद होगा? मच्छर काटते तो मलेरिया नहीं हो जाता, कुछ टाइम बाद होता है। तो मतलब कि स्पोरोजोइड का, ऑर्गेनिज्म का अपनी बॉडी के अंदर एंट्री होना और उसकी वजह से जो फैक्टर्स होंगे, जो सिम्टम्स होंगे, उन सिम्टम्स का बाहर आना, मतलब कि उसका स्पोरोजोइड का काटना और मलेरिया, मतलब मच्छर का काटना और मलेरिया तक होने तक का जो पहला टाइम होगा वो हमारा क्या होगा? इंक्यूबेशन पीरियड होगा। क्लियर? जैसे मान लो किसी रीजन की वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या चला गया? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किसी रीजन की वजह से ये वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया और इस बैक्टीरिया के वजह से हमको टीबी हो गया। देखने वाली नहीं, वो टीबी होता है, ये हो गया। तो जिस दिन ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर गया, उस दिन से लेके जिस दिन तक ये डिजीज के सिम्टम हमारी बॉडी में दिखे, तो जो ये वाला टाइम होता है वो क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। कर लो फटाफट। The period between exposure to, incubation period में लिखो, the period between exposure to an infection and the appearance of the first symptoms, एक और होता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है? अब अपन ने क्या किया कि जैसे मान लो टीबी था, उसकी बॉडी से अपन ने सिम्टम्स लिया और उस सिम्टम्स को लैब में जाके चेक किए कि कौन सी डिजीज है। तो सिम्टम लेने से चेक करने तक का टाइम विंडो पीरियड। समझ में आ गया? क्योंकि हम जैसे सिम्टम लेंगे तो उसमें जैसे चेक करने वाले केमिकल डालेंगे तो उतने टाइम में तो नहीं आ जाएगा, टाइम लगता है 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे। तो जो टाइम होता है वो क्या होता है? विंडो पीरियड। तो देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में जा गया और उस मतलब जिस दिन गया उस दिन से लेके उसके सिम्टम्स आने तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और जैसे वो सिम्टम्स आए तो हम क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट चेक कराएंगे, ब्लड चेक कराएंगे। तो ब्लड चेक यानी कि उस बैक्टीरिया का लैब में जाके चेक करने में कितना टाइम लगता है, टेस्ट करने में, वो हमारा होता है विंडो पीरियड। तो लिखो विंडो पीरियड में, द विंडो पीरियड फॉर अ टेस्ट, द विंडो पीरियड फॉर अ टेस्ट designed to detect a specific disease, designed to detect a specific disease is designed to detect a specific disease is the time between first infection। जैसे देखो अब अपन नेक्स्ट देखेंगे क्या, कीमोथेरेपी क्या होता है। तो ये देखो, अच्छा उसमें देखो कैंसर की डिजीज में कीमोथेरेपी करते हैं, यहाँ पे वो वाला कीमोथेरेपी नहीं है। ये वाला कीमोथेरेपी होता है कि यदि हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज है, उस डिजीज को हम केमिकल्स यूज करके ठीक कर दें। समझ में आया? जैसे कोई भी बीमारी है, अपने को बुखार है या तो मतलब कुछ भी हाथ पैर दर्द है या इन्फेक्शन है, तो मतलब कोई भी केमिकल यूज करके अपनी मतलब जो हमारी बॉडी में ड्रॉबैक है, जो इलनेस है, उसको सही करना क्या होता है? कीमोथेरेपी। लिखो इसके अंदर, द ट्रीटमेंट ऑफ एन इलनेस, द ट्रीटमेंट ऑफ एन इलनेस, द ट्रीटमेंट of an illness
illness using chemical substance, using chemical substance, using chemical substance, मतलब किसी भी केमिकल्स का यूज करके क्या कर देना, उसे मतलब बीमारी को सही करना, क्या कहलाता है हमारा, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर पहला हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स, फिर पढ़ेंगे एंटीपायरेटिक, फिर पढ़ेंगे एनाल्जेसिक, फिर पढ़ेंगे हिस्टामाइन, फिर पढ़ेंगे सेडेटिव, हाइप्नोटिक और ट्रैंकुलाइजर। इस तरह से अलग अलग केमिकल्स होते हैं। अच्छा बताओ, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग टैबलेट आती है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक बीमारी को अलग अलग केमिकल ठीक करते हैं, ठीक है। और इन सारे केमिकल्स का जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा मटेरियल होता है, वो प्लांट से मिलता है। आपको एंटीबायोटिक बनाना है तो हल्दी, बिको टर्मरिक, एंटीसेप्टिक, ऐसे एंटीबायोटिक बनाना है तो बैक्टीरिया। क्यों हंस रही, टीवी में प्रचार नहीं देखे क्या तुम लोग, नहीं देखी? वो हल्दी मल्दी ऐसे आती हैं, घूम घूम के ऐसे बोलता बिको टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम, बोलता ना भी। पहले मेरा फेवरेट है, पहले बहुत लगाता था, तभी तो गोरा हुआ, ठीक है। और हाँ चलो, लेकिन वो नुकसान करती है, चमड़ी पतली कर देती है। आओ अपन देखते हैं एंटीबायोटिक्स, कौन कौन योद्धा बताएगा एंटीबायोटिक ये होता है। मतलब नाम तो बहुत सुने हैं ना, कुछ अरे वो डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक दे दिया, मतलब दो तीन चीजें तो अपने को पता ही है। एंटीबायोटिक, अब वो कौन सा, पैरासीटामोल, है ना, ये तो सबकी फेवरेट है। तो एंटीबायोटिक मतलब क्या, अपने को कुछ भी इन्फेक्शन हो, तुम मान लो हमारी बॉडी में कोई सी भी बीमारी हो, एंटीबायोटिक बिना सोचे खा लो। मतलब कुछ भी इन्फेक्शन हो, चोट लग गए, सूजन आ गया, आंखों में सूजन आ गया, गला में दर्द है, पेट में दर्द है, ठीक है, कुछ भी यदि हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं कहीं पे, मतलब डैश 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 डैश, क्या खा लो, एंटीबायोटिक। हर जगह काम आता है एंटीबायोटिक। तो यदि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो अपने को ये तो पता होना चाहिए कि ये रियल में है क्या और बना कैसे, बताओ। एंटीबायोटिक क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, पावर ऑफ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, है ना, सही है, एक लाइन में सही है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि बना कैसे, दवा से। कहाँ से आए हो तुम? तुम बताओ हरी, क्या, वेरी गुड, कहाँ से बना, अरे उसने बताया तो नहीं सुनाई दिया। सुनो, तुमको नहीं पता, तुमको पता है कैसा बना एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी से, तुम तो और महान हो। मैं बोल रहा हूँ बनता किससे है एंटीबायोटिक, जड़ी बूटी से। चलो दिमाग मत लगाओ, उसका सही है बस, हरी का। सुनो सुनो, तुक्का नहीं मारा, उसको आता है, हल्के मत लेना। चल हाँ बता रहा हूँ ना, सूक्ष्म जीव बोले हो ना, हाँ गुड। देखो क्या होता है एंटीबायोटिक, क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, वो एंटीबायोटिक कहलाता है। सीधी सी बात, एक बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को मारती है, वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक होता है। मतलब जो हम लोग दवाई खाते हैं ना एंटीबायोटिक, वो रियल में हम लोग बैक्टीरिया खाते हैं। हेलो, सही में इसका यही प्रोसेस है, जो हमारा एंटीबायोटिक बनता है ना, तो एक ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, वो एंटीबायोटिक कहलाता है। भरोसा न हो तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया है, पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया है, उसको खाने से जैसे टीबी है, कोई भी और बीमारी है, वो बैक्टीरिया को मार देता है। तो याद रखो, जो एंटीबायोटिक्स होता है
तो हमारी बॉडी में मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को मारता है, तो जो बैक्टीरिया मार रहा है दूसरों को वो क्या हो गया, एंटीबायोटिक, और जिसको मार रहा है वो वाला बैक्टीरिया को होगा जो डिजीज करेगा। नहीं समझ में आया? मतलब सीधी सी बात यह है, एंटीबायोटिक हमारा वो चीज होता है जो एक ऐसा बैक्टीरिया जो किसी दूसरे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, वो हमारा क्या होता है, एंटीबायोटिक। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ किलिंग ऑफ अदर बैक्टीरिया या कैपेसिटी ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी चीज हमारी बॉडी में है, सॉरी एक ऐसी चीज जो हम लोग बनाए हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है उसको मार देता है। इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया पैथोजन की वजह से होते हैं ना। तो ऐसा लिखो, हाँ हाँ लिखो एंटीबायोटिक में अ मेडिसिन विच इज यूज फॉर अ medicine which is used for destroying bacteria, a medicine which is used for destroying bacteria and curing infection एक ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया वगैरह को मारती है और हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उससे अपने को केयर करती है, क्योर करती है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। और करके एक और डेफिनेशन लिखो, अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, अ टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस active against bacteria, एक और पॉइंट लिख दो अलग से, it is the most important types of antimicrobial agent। सुनो, जैसे अभी एंटीबायोटिक जो होता है, जैसे मान लो कि अपना ये कोई बैक्टीरिया है, जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया को, मतलब किसी अदर बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा एंटीबायोटिक हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले इन्होंने कौन, वॉक्समैन ने सबसे पहले क्या किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया, और उस स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से एक एंटीबायोटिक बनाया था जिसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रियस, है ना। और ये हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है और हम इनको बोलते हैं टर्म गिवन बाय, एंटीबायोटिक का टर्म गिवन बाय वॉक्समैन। तो ये लिख दो, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है वो हमारी क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट कहलाती है। और हाँ तो वो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो ना, जैसे ये बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर। अब जैसे एंटीबायोटिक हो गई, मैंने क्या बताया अभी मैंने क्या बताया कि गले में इन्फेक्शन हो, दांत में दर्द हो, पेट में सूजन हो, मतलब कुछ भी यदि हमारी बॉडी में, मतलब यहाँ तक कि तुम मान लो कि जैसे पिंपल्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो अपन यदि ये वाली टैबलेट खाते हैं तो अपने को क्या हो जाता है, रिलीफ मिलेगा। तो नॉर्मली एंटीबायोटिक टैबलेट सबको पता होंगी, बोलो। पहला तो एमोक्सिसिलिन सबसे फेवरेट, दूसरा सेफ्रॉन और सिट्रीजिन नहीं है, वही हिस्टामाइन है वो, गुड। टेट्रासाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन और और अब एक काम करो, सुनो, जहां पे तुमको नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन और एमोक्सिसिलिन ऐसा इन टाइप के वर्ड्स मिलेंगे ना, समझ लेना कि वो क्या होती है, एंटीबायोटिक्स। और भी होती है, जैसे मान लो अपन लिख दिए सिप्रोबिड, हाँ ठीक है, लिख लो बहुत। हमारे पापा ये वाली यूज करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन सस्ती आती है, एक्शन अच्छा रहता है। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन भी लिख दो। एम्पिसिलिन, देखो अभी तक सबसे पहले अपन देखो उधर पे मैंने क्या पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी के इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को मारते हैं और इन्फेक्शन को कम करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स। मैंने एंटीबायोटिक का एग्जांपल क्या बता दिया, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और सेफ्रोन, सिप्रोबिड और एम्पिसिलिन। क्लियर, से इरिथ्रोमाइसिन, तो इरिथ्रोमाइसिन जुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक, तो चलो ये हो गई थी हमारी कौन सी, एंटीबायोटिक्स। अब हम देखेंगे, देखो एनाल्जेसिक, समझना, एनाल्जेसिक मतलब होगा रिड्यूस पेन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो दर्द को कम करता है, पेन को कम करता है, वो होगा एनाल्जेसिक। तो रिड्यूस केमिकल यूज्ड इन रिड्यूस पेन, ऐसे केमिकल्स जो पेन को रिड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं एनाल्जेसिक। जैसे मान लो कि ओफोइड, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये सब हाँ क्यों हंस रहे हो, सही तो है। इन सबको खाने, अरे हीरोइन वो वाली नहीं, इन सबको खाने से क्या होता है, इंस्टेंट एक्शन करते हैं ये। जैसे मान लो आर्मी वालों में ज्यादातर ये हीरोइन वगैरह ये सब आर्मी वाले यूज करते हैं। जैसे बंदूक की गोली लग गई, उनको फटाक से ये खिला दो ना, तो उनका दर्द पता नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि उनका नर्व का जो कंट्रोल होता है वो मतलब जहां चोट लगती है ना वहां से पूरे नर्व में वो इंसुलेटर का लेयर बना देते हैं, तो इंस्टेंट एक्शन करते हैं। फिर डाइक्लोफेनाक सोडियम, अलीना तुमने बताया था इसको एक दिन, नीमोस्लाइड, ये सारे क्या अंश होते हैं, एनाल्जेसिक। मतलब इन सबको खाने से क्या होता है, अपना दर्द कम होता है। और बताओ, चलो अपन वो वाली बात करते हैं जो नॉर्मली अपने को शॉप में मिल जाती है, पेन किलर, बोलो, डोलो, डायनापार और डायनापार, ये ज्यादातर दांत में दर्द के लिए यूज करते हैं, डायनापार। और एनाल्जेसिक तो है ही ना बेटा, वो तो ग्रेनिल सर दर्द के लिए यूज करते हैं, नाइस, वेरी गुड। और निमसीड, निमसीड, हाँ बोलो, पावर जेसिक, हाँ सही बोला है भाई, पावर जेसिक, एमआर और एस्प्रिन, डिस्प्रिन और हाँ बहुत सारी हैं। चलो अब आ जाओ एंटीपायरेटिक। कौन सी, एंटीपायरेटिक, सुनो, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करती है वो क्या कहलाती है, एंटीपायरेटिक। क्लियर, जैसे हमको बुखार है, जो बुखार को कम करेगी वो कहलाएगी एंटीपायरेटिक। तो एस्प्रिन, आइब्रूफेन, पैरासीटामोल और नीमोस्लाइड, ये सब कौन सी होती हैं, एंटीपायरेटिक। आपको शॉप में इस नाम से मिल जाएंगी, बोलो, सूमो, डोलो
हाँ वही निमसिट का ही है। अब सुनो मेरी बात, नॉर्मली क्या होता है, जो एंटीपायरेटिक होती है और एनाल्जेसिक होती हैं, ये दोनों का कंपोजिशन लगभग एक साथ रहता है, मिला हुआ रहता है। इसीलिए जब हम लोग मेडिकल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया दर्द बुखार की टैबलेट दे दो, लो पैरासीटामोल। मेरी मम्मी क्या है कि वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, मतलब स्कूल कभी गई नहीं, जब स्कूल जाना होता था तो नानी के यहाँ चली जाती थी। तो अब पापा डॉक्टर हैं, मम्मी पढ़े नहीं है, तो जब क्या होता है जैसे पापा कहीं चले गए, अब कोई मारी जाता है तो फिर मम्मी फोन लगा के पूछेंगे वो लाल वाली पन्नी वाली दे दें, तो गांव में ऐसी होता है, मतलब कलर से टैबलेट को पहचाना जाता है। जैसे कॉम्बीफ्लॉम हरी हरी, ब्राउन वाली, ब्लू कॉम्बी, तो ऐसे मतलब कलर वाली बोलते हैं ना, ये लाल पन्नी वाली टैबलेट दे दो। और कैसे आते हैं, मैं जब गांव में जाता हूँ ना तो पापा के यहाँ, मतलब जैसे अब हम कभी बैठे हैं तो गांव वाले कैसे आते हैं, 2 रुपए ले आए, ठीक है तो अब बोले जैसे किराने की दुकान में चॉकलेट दे दो, भैया वो 2 रुपए, मतलब 2 रुपए टैबलेट दे देना कोई दिक्कत नहीं, लाल वाली 2 कांटे दे दिए, ठीक है। तो ये पैरासीटामोल, हमारे यहाँ एक टैबलेट एक चलती है, मतलब इधर पे तो नहीं मिलती भोपालन में, हमारे यहाँ एक टैबलेट चलती है इम्फ्लाम प्लस, लाल पन्नी वाली, है ना। हमारे सतना में मतलब बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब वो गांव वालों को फेवरेट होता है। मतलब कोई जैसे खेत से आए, खेत से काम वाम करके आए ना और थक गए, तो बढ़िया एक रोटी लिए और रोटी को मतलब आधी तोड़े और रोटी के आधे में एक इम्प्लाम प्लस दबाए और उसको खा लिए। है उसका मतलब ड्रॉबैक है? हरी पन्नी हमारे यहाँ नहीं चलती, वो यहाँ चलती है। समझ में आया? एनाल्जेसिक मतलब कौन सी टैबलेट जो, कौन सी टैबलेट जो, ठीक है। अब टेम्परेचर जैसे आपको मिल जाएगा सूमो, सबसे अच्छी टैबलेट अभी चल रही है डोलो, इसका कुछ कंपनी से लोचा चल रहा है अभी, ठीक है, नहीं बताऊंगा। फिर एक और होता है निमसिट, क्लियर, हाँ। और यहाँ बहुत सारी होती हैं, आपको मिल जाएंगी। पैरासीटामोल तो लिख ही दिए, इम्प्लाम प्लस, कॉम्बीफ्लॉम, ठीक है, मतलब बहुत सारी टैबलेट है, यहाँ पे लिख दो। और सुनो, ये दोनों मिक्सअप टैबलेट होती हैं। अब एग्जाम में जो आता है एस्प्रिन के बारे में पूछा जाता है। एस्प्रिन जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की बनी होती हैं, और ये आपके एम्स में पूछा जा चुका है। और इसको खाने से, जैसे कोई लेडीज प्रेग्नेंट है ना, और इसको खाने से अबॉर्शन तक हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, अल्सर कर देती है पेट में, इंट्राक्यूटेनियस अल्सर्स, जहां हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू हैं, उन सॉफ्ट टिश्यू को क्या कर देती है, ये डैमेज कर देती है, जिस वजह से ये दिक्कत होता है। तो ये अपने पूरे पूरे विश्व में कहीं नहीं चलती। मतलब तुम मान लो कि एस्प्रिन डिस्प्रिन ये जो है ना, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं चलती, सिर्फ इंडिया में चलती हैं। अब मैं तुम लोगों को, हाँ, मैं तुमको एक अच्छी चीज बता दूं, जो हमारे इंडिया में एक टैबलेट आती है 10 रुपए की, यदि वो टैबलेट है, तो ये टैबलेट को बनाने में पता है कितना खर्चा आता होगा, मुश्किल से 0.1 पैसे, 1 रुपए भी नहीं, 0.1 पैसे आता है। कैंसर का पूरा किट जो है 38,000 का आता है, कितने का। अब वो टैबलेट जो कैंसर मतलब क्या होता है, हम कैंसर की एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। जो कैंसर का रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल जो होता है, तो अमेरिका हमारे इंडिया से खरीदता है 250 रुपए का, 250 नहीं, 230 रुपीज का अमेरिका हमारे इंडिया से खरीदता है। और अमेरिका उसको मॉडिफाइड होके बना के इंडिया गवर्नमेंट को बेचता है 7,500 का, कितने का, और इंडिया गवर्नमेंट उस दवाई को हम लोगों को बेचती है 38,000 की। कितने की चीज, 250 रुपए, इंडिया ने ही उसको दिया 250 रुपए का, और उसने ये गेम खेला। तो इस तरह से बहुत ज्यादा मतलब करप्शन है, यदि हम लोग इसको सही कर सकते हैं, लेकिन कोई ट्राई नहीं करता, बोले कौन ऐसा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंटीपायरेटिक। बस 2 मिनट और। अब हम देखेंगे एंटीहिस्टामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटीहिस्टामाइन, और ये नॉर्मली अपने इंडिया में 100% लोगों को है, हमको भी है, सबको होता है लगभग। एंटीहिस्टामाइन क्या होता है, एंटी एलर्जिक। हमारी बॉडी है ना, एलर्जी सबको होती है। जैसे मान लो कि ये अपनी बॉडी है, हमारी बॉडी में मान लो किसी से धुआं से, डस्ट से, पोलन ग्रैंड से, दाल से, चावल से, साबुन से, किसी भी चीज से यदि एलर्जी है, क्लियर, तो ये क्या होगा, जैसे हमारे हाथ में यहाँ गया ना, ये एलर्जिक मटेरियल इसके कांटेक्ट में आया और ये हाथ में इन्फेक्शन करने लगेगा, एलर्जी हो जाएगी। तो हमारे स्किन के नीचे एक सेल है,
मतलब स्किन के नीचे एक पूरी लेयर बनी हुई है सेल की, और उस सेल को हम क्या बोलेंगे? हेलो बोलो, मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसको हम बोलेंगे हिस्टामाइन। क्या बोलेंगे? हिस्टामाइन। और ये केमिकल जो हमारी बॉडी में एलर्जी होती है उससे लड़ती है। लड़ गई तो ठीक है, नहीं लड़ गई तो ऐसे होता है, लगे ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लाल लाल कलर के ऐसे कुछ बन जाते हैं ना ऐसे, तो ये होती है, मतलब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी के बॉडी में रेडनेस टाइप का, मतलब पैचेस टाइप के बन जाते हैं किसी किसी के बॉडी में, किसी किसी के बॉडी में पानी वाले पिंपल्स टाइप के आ जाते हैं। वो वाले नहीं, मैं तुमको दिखा देता। मेरे को मतलब ऐसा है कि यदि हमारा ये हाथ 1 घंटे में धूप में रह गया ना, तो यहाँ छोटे छोटे दाने टाइप के निकाल आते हैं, यहाँ पे वो खुजली उनमें होती है। तो मेरे को धूप से है, सबको अलग अलग, किसी किसी को डस्ट से रहता है, फेस में पिंपल्स निकल आते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें कौन होती है? एंटीहिस्टामाइन। इसका सबसे अच्छा टैबलेट सिट्रीजिन। गाँव वालों का सबको पता है, ये जो किसी को मतलब कुछ पता हो ना हो, सिट्रीजिन तो सबको पता है, छोटी सी नन्ही सी रहती है ना सिट्रीजिन ये। हाँ, एबिल बहुत सारी हैं, एबिल है। और सबसे बेस्ट जो एंटी ये होती है, एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है जिससे एलर्जी होती है, उसका क्या नाम है? ट्रायंगल टाइप का, क्यूट सी लगती है, ब्राउन कलर की, क्या बोलेंगे उसको? अरे उसको टैबलेट को इतनी सुंदर देख खाने का मन ही नहीं करता। क्या नाम है उसका टैबलेट का? ऐसे रहती है, ऐसे, ये पूरे रैपर में ऐसे ट्रायंगल टाइप की रहती है। बोलो, एल्जेरा। नहीं बताया थे क्या? एल्जेरा टैबलेट होती है, ये भी एलर्जी होती है मेनली। तो अपने सिट्रीजिन याद रखना, जो एग्जाम में आएगा, जो अपने बुक में दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा एंटी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामाइन, डैश डैश नोट कर लो, लिख दो। रिड्यूस पेन, रिड्यूस डैश डैश, रिड्यूस डैश डैश, एंटी एलर्जिक लिखवाऊं क्या? लिख लो ना। सब्सटेंस रिड्यूस फॉर पेन, a chemical used for reduce pain, a chemical used for reduce temperature, a chemical reduce for allergy। एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, यहाँ तक कि लोगों को दाल तक से एलर्जी होती है, दाल से, चावल